रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। पर्यावरण का अंतिम पार्ट लेकर मैं आपको पुनः हाजिर हुआ हूँ। मूल्यांकन का अर्थ, आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता चलता है, और अर्थात शिक्षार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, उनकी अभिरुचि क्या है, आदि का पता लगाया जाता है। बालक की शिक्षा में मूल्यांकन और मापन दोनों महत्वपूर्ण हैं। मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं मूल्यांकन और मापन में अंतर। तो मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है और मापन किसी एक गुण या चर का होता है। मूल्यांकन मापन के बाद होता है और यह मापन जो होता है मूल्यांकन से पहले होता है। मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी संभव है और मापन के बाद भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। मूल्यांकन स्थिति आधारित होता है और मापन जो होता है यह अंक आधारित होता है। मूल्यांकन में घटना या तथ्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है और मापन में घटना या तथ्य के विभिन्न परिणामों के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, छात्रों के विकास को निरंतर गति देना, छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना, छात्रों का वर्गीकरण करना, छात्रों की कठिनाइयों, विफलताओं और असफलताओं का पता लगाना, छात्रों के सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना, शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का पता लगाना, अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना। अब देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम सोपान मूल्यांकन ही है। सीबीएसई ने अध्ययन अध्यापन के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनुशंसा की है। इस मूल्यांकन के दो भाग हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन कॉन्टिन्यूअस, इस मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। शिक्षार्थी का सतत मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है: निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। ये सतत मूल्यांकन के 3 प्रकार हैं। आइए देखते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन, जिन शिक्षार्थियों में अधिगम की प्रगति आशानुरूप नहीं होती है, ऐसे शिक्षार्थियों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है तथा इसके उपरांत उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। अक्सर यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि निदानात्मक मूल्यांकन किसके साथ होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जिन शिक्षार्थी को अधिगम की प्रगति आशानुरूप नहीं होती है, ऐसे शिक्षार्थियों के लिए निदानात्मक मूल्यांकन होता है या उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रचनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की प्रगति का आकलन व निर्धारण किया जाता है। इस मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षार्थियों को फीडबैक दिया जाता है। इस मूल्यांकन हेतु गृह कार्य, क्लास टेस्ट, दत्त कार्य, क्विज टेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस मूल्यांकन से शिक्षक अपनी शिक्षण विधि एवं शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार करते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन, यह मूल्यांकन संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करना होता है।
व्यापक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन शिक्षार्थी के व्यवहार के सिर्फ एक पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है, परंतु व्यापक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्ष संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक का मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थी एवं गैर शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व निम्नलिखित हैं। शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। शिक्षार्थी की कमजोरी को पहचान कर उसका निदान बताया जाता है। उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने एवं वह ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग एक शिक्षार्थी की समस्याओं का समाधान किया जाता है। शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है ताकि अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न हो। शिक्षक को सही कार्य नीति बनाने में मदद करता है। नवीन परीक्षण तकनीकियों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। विद्यालय व्यवस्था की जांच करता है और शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ और तकनीक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ निम्नलिखित हैं। साक्षात्कार विधि। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के आंतरिक विचारों को जाना जाता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के विचार एवं दैनिक जीवन के प्रयोग व अधिगम किए गए ज्ञान को जाना जाता है। प्रश्नावली या प्रश्नोत्तर। इस विधि में शिक्षार्थियों को प्रश्नों की एक सुनियोजित सूची दी जाती है जिनका उन्हें उत्तर देना होता है। तत्पश्चात मूल्यांकन क्रिया किया जाता है। इसका प्रयोग शाब्दिक व चित्रात्मक दोनों रूपों में होता है। प्रश्नों के प्रकार कैसे रहते हैं? प्रश्न निम्न प्रकार के होते हैं। एक निबंधात्मक, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, वस्तुनिष्ठ। यह विधि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। निरीक्षण। शिक्षार्थी के मूल्यांकन के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक या दोनों का अध्ययन किया जाता है। इस विधि के द्वारा मूल्यांकन प्राकृतिक परिस्थिति में किया जाता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यह विधि वस्तुनिष्ठ, निश्चित, क्रमबद्ध, प्रामाणिक और विश्वसनीय है। दत्त कार्य। शिक्षक बालकों को कुछ ऐसे दत्त कार्य देते हैं जिसके द्वारा बालकों में सृजनात्मकता, मौलिकता और संज्ञानात्मक आदि गुणों का पता चल सके। यह विधि शिक्षार्थियों में विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों एवं उत्तेजनाएं उत्पन्न करती हैं। यह विधि शिक्षार्थियों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने में मदद करती है। मदद करती है। अब देखेंगे हम लोग पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। पोर्टफोलियो निम्नलिखित चीज़ें देखता है। बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र, बच्चे का चित्र, स्व आकलन शीट, अभिभावक आकलन शीट, सहपाठी आकलन शीट। इससे बच्चे के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन होता है। तो यहाँ से प्रश्न कई बार बना है कि पोर्टफोलियो क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्विज प्रतियोगिता। इसके द्वारा बच्चे का ज्ञान, सहयोग की भावना, प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है। चेकलिस्ट। इससे बालक के एक विषय के विशेष सूचना का पता चलता है। इसमें उत्तर हाँ या ना में होता है। चेकलिस्ट में उत्तर कैसा होता है? हाँ या ना में होता है। आवधिक परीक्षा। यह अधिगम के दौरान किया जाता है। इससे
तुरंत पता चल जाता है कि अधिगम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस विधि का सत्र मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। वार्षिक परीक्षा यह सत्र समाप्ति के बाद होता है। यह व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयोगी होता है। एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं? तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि अच्छे परीक्षण की विशेषता पूछा गया है आपसे। और शिक्षार्थी के मूल्यांकन हेतु तैयार किए गए एक अच्छे परीक्षण में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला तो वैधता होना चाहिए। जो परीक्षण अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति करे वह वैध मानी जाती है। अतः जो परीक्षण के उद्देश्यों को जितना पूर्ण करेगा उसकी वैधता उतनी ही अधिक होगी। विश्वसनीयता, एक ही परिस्थिति परीक्षण या मूल्यांकन का परिणाम लगभग एक जैसा हो तो परीक्षण विश्वसनीय है। वस्तुनिष्ठता, एक अच्छे परीक्षण को विश्वसनीय बनाने के लिए उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। इससे विषय वस्तु की तथ्यता का सही आकलन होता है। व्यवहारिकता, ऐसा परीक्षण जो केवल पुस्तकीय ज्ञान का मूल्यांकन न करे अपितु व्यवहारिक ज्ञान का भी मूल्यांकन करे और व्यवहारिक माना जाता है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चे में परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना है और उसकी खोजी एवं हाथ से करने की वाली क्रियाकलाप में संलग्न होने हेतु प्रोत्साहित करना है। इससे बच्चे के मूलभूत संज्ञानात्मक और मन प्रेरक कुशलताएं विकसित होती हैं। यह कौशल भाषा अवलोकन, रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, भेदीकरण और निष्कर्ष निकालने, चित्रांकन, व्याख्यान, डिजाइन, निर्माण, अनुमान लगाना और मापन के से विकसित होते हैं। इस स्तर पर बच्चे बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते रहते हैं और विचारों की अभिव्यक्ति देने और परिवेश के आकलन करने के लिए जरूरी होता है। इसलिए इस स्तर पर भाषा के विकास पर जोर देना चाहिए। NCF 2005